कहीं ना कहीं हमारा घर 4th हाउस मून से रिलेट करता है। तो इसीलिए चंद्र कुंडली को लिया गया कि चंद्र कुंडली एक जो मेल्स हैं, मेल्स की जो वाइफ उनकी लाइफ पार्टनर है या उनकी मदर है, ये दो चीजें आपको बताएंगी। फर्स्ट आपकी मदर की कंडीशन इस चंद्र कुंडली से पता चलेगी, सेकंड आपकी वाइफ की कंडीशन पता चलेगी, थर्ड आपके घर की कंडीशन पता चलेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको काल पुरुष कुंडली में आपको दिशाएं याद करनी है कि आपकी फर्स्ट खाने की दिशा कौन सी है, सेकंड खाने की, यहाँ पे लाल किताब में खाना बोला जाता है या हाउस बोला जाता है, बट यहाँ पे हम लोग राशियां नहीं लेते हैं। कोई कंफ्यूज मत होइएगा जो भी वैदिक से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष कुंडली के 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको जो नंबर्स है वही लेकर चलने हैं। तो पहली जो ईस्ट डायरेक्शन है, सेकंड का नॉर्थ वेस्ट है। साथ साथ आपको क्लियर करती जाती हूँ मैं। ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ आप देखिए, मेरा कर्सर दिख रहा है ना सभी को? मेरा कर्सर दिख रहा है सभी को? नो मैडम। ओके, नो मैडम दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ जी मैम दिख रहा है। हाँ, तो प्लीज आप लोग देख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से तो दिखना चाहिए, क्योंकि अगर अगर कुंडली दिख रही है तो फिर कर्सर भी दिखना चाहिए आपको। yes. तो ये देखिए कि फर्स्ट हाउस आपका ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन का जो मालिक है वो मार्स है। तो उसके बाद सेकंड हाउस जो है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का मालिक जो है वो मून है, चंद्रमा। थर्ड हाउस जो है वो साउथ डायरेक्शन का मालिक होता है, और उसका मालिक साउथ डायरेक्शन का भी मंगल ही है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी गलती आई है यहाँ पे कि साउथ का आपको यहाँ पे बुध लेना चाहिए था, लेकिन कई जगह पे तीसरे और 8वें खाने को एज ए वास्तु में हम लोग मंगल की दिशा लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे बुध आना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ साउथ ही लेंगे, मंगल का ही लेंगे, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है और दक्षिणी दीवार है वो मंगल की ही है। उसके बाद फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट को लेंगे हम लोग, और जिसका जो क्या कहते हैं मालिक ग्रह है वो जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है। फिफ्थ हाउस को हम ईस्ट वॉल लेंगे। फर्स्ट हाउस को पूरा ईस्ट लिया है, जहां पे सनराइज होता है, प्रॉपर सीधा सनराइज होता है। ईस्ट वॉल होती है सनराइज के बाद, जब राइट को हमारा सन घूमता है। सन हमेशा राइट को घूमता है ना, आपने देखा होगा कि ईस्ट से उग के वो राइज होकर राइट को घूमता है, और घूमता हुआ वो वेस्ट की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम, उस ईस्टर्न वॉल को जहां से सन घूमता है उसको ईस्ट वॉल बोलते हैं। उसके बाद सिक्स्थ हाउस को हम लोग नॉर्थ यानी उत्तर दिशा बोलते हैं। साउथ वेस्ट जो है हमारी 7th हाउस, जिसका मालिक हम लोग किसको बोलते हैं वास्तु में, राहु को। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आपको चीजें बताई जा रही हैं, ये जो ग्रह बताए जा रहे हैं, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं, ना कि आपको कुंडली के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग जब लाल किताब की नेचुरल कुंडली जब बनाते हैं हम लोग, जो काल पुरुष की बनती है, उसमें ग्रह दूसरे आते हैं, लेकिन हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वाले आपने चीजें देखनी है। 7th हाउस को साउथ वेस्ट लेंगे, और इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि थर्ड हाउस आपका प्रॉपर साउथ है, दक्षिण की जो एंट्री है उसको साउथ बोलेंगे, तो लेकिन दक्षिण से जब हम राइट की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो आपकी साउथ वॉल होगी। इस चीज को आप ध्यान से याद रखिए। उसके बाद जो है 9th जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस या फाउंडेशन ऑफ योर होम, कि वो कैसी है, आपकी फाउंडेशन कितनी कमजोर है, कितनी सॉलिड है, उसमें कितना लोहा सरिया जितना भी है वो कितना आपका हैवी डिजाइन किया गया है, उसको फाउंडेशन के तौर पर वो 9th हाउस बताता है। 10th हाउस जो है वो आपकी पश्चिमी दीवार बताता है, पश्चिमी दिशा बताता है, जहां पे आपका सन सेट होता है। तो ईस्ट और वेस्ट को आप आराम से पहचान सकते हो कि सुबह आपको नहीं पता, चलो यहाँ तक भी मान लेते हैं कि किसी को कंपास भी नहीं देखनी आती, प्लीज म्यूट कर लीजिए, अगर किसी का ओपन है तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर किसी को कंपास भी नहीं देखनी आती तो आपको सनराइज तो देखना आता है, तो आप सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग छत पर जाइए, छत पर आप देखिए कि आपका सनराइज किस डायरेक्शन में हो रहा है। वहां पे आप छत पे एक मार्क कर दीजिए वहां पे कि मेरा जो सनराइज है यहाँ पे हो रहा है, तो ये मेरी जो है ईस्ट की दीवार आ गई है, ये मेरी पूर्व की दिशा है मेरे घर की। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लाइन खींचते हुए छत पे आ जाइए, तो आपको पता चल जाएगा उसके ऑपोजिट आकर मेरा सन सेट होता है। इसी तरीके से जब जब हम इन दोनों ईस्ट और वेस्ट के बीच की हम ले लेते हैं ना दीवार, तो वो हमारा निकल आता है नॉर्थ। तो ये मैं इतने आसान तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि घर में आपको अंदर नहीं समझ में आ रहा, छत पे चले जाइए, आप छत पे चेक कर सकते हो अपनी डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि छत वाली ही चीजें नीचे आपको ऊपर जरा ओपन में आपको जल्दी समझ आ जाएगी, अंदर हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए,
कि ये वाली डायरेक्शन है या वो वाली, ठीक है। तो सनराइज को जब भी आप डायरेक्शन देखें अपने घर की कंपास पे, तो एक बार अपने छत पर जाकर अपना सनराइज जरूर चेक करिए ताकि वो एग्जैक्ट पता चले आपको। इसी तरीके से हम जब पश्चिमी दिशा देख लेते हैं, तो पश्चिम जहाँ पे सनसेट होता है वहां से लेकर हमारा आगे नॉर्थ वेस्ट तक जो दीवार आती है उसको हम वेस्ट वॉल बोलते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपकी साउथ और ईस्ट के बीच की दीवार है। तो ये आपकी साउथ ईस्ट 12th हाउस है। अब ये 12 घर किस किस चीज को डिनोट करते हैं और ये प्लैनेट किस किस चीज के लिए है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो नहीं पता चलेगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पहली डायरेक्शन जो ईस्ट की है उसको आप लेंगे। सबसे पहले किसी का भी पूर्व दिशा में बेडरूम हो सकता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए मैं वो आपको नोट करवा रही हूँ। ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम हो सकता है। ईस्ट डायरेक्शन में होना क्या नहीं चाहिए मैं सिर्फ वो बताऊंगी, बाकी सब कुछ हो सकता है वहां पे। ईस्ट डायरेक्शन जो है आपकी जो सम्मान है जो आपको सोसाइटी में मिलता है। ईस्ट डायरेक्शन आपको वो चीज देती है जिसके लिए हम पूरी उम्र जो है वो मेहनत करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से ही आपको अपनी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ईस्ट डायरेक्शन बहुत सॉलिड होती है। सॉलिड इन द सेंस कि कोई भी वहां पे उनके एंटी एलिमेंट वहां पे नहीं मिलेगा आपको। जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पे जो खराब ग्रह है वो सबसे ज्यादा शनि होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ शनि ग्रह को, और इसके साथ इसके दो पार्टनर हैं, वो कौन से हैं, राहु और केतु। इस डायरेक्शन में आपको इन तीनों प्लैनेट्स को जगह नहीं बनाने दी। चाहे जो भी लोगों के डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो लोगों के भी घर में जो मान लीजिए कि पक्का टाइम नहीं है, डेट तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो उन लोगों को करना ये है कि आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में इन जनरल आपको राहु केतु शनि इन तीनों राक्षसों का, इन तीनों नेगेटिव प्लैनेट्स का, इनको लाल किताब में पापी ग्रह बोला गया बिकॉज कि ये इतने क्रूर हैं। ये अपनी जो मार है इन्होंने उस पर्सन को देनी ही है। तो ईस्ट डायरेक्शन को सनराइज होता है, सूर्य की जो है सीधी किरणें आपके घर में आती है। बहुत बड़ी वजह है कि ईस्ट से सनराइज होता है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े दादा दादी जो भी आपके होंगे, मेरे भी थे, जैसे पंजाब में गांव में, तो हम लोग देखते थे कि उनको कोई वास्तु का नहीं पता था, कुछ भी वो चीजें फॉलो नहीं करते थे, बट एक चीज करते थे कि वो लोग जो चूल्हा बनाते थे अपना, तो वो चूल्हा जो है इस तरीके से बनाते थे कि उनका फेस खाना बनाते हुए ईस्ट की तरफ होता था। तो वो चूल्हा उनका कच्ची मिट्टी का होता था, तो कहीं भी उठा के रख लेते थे। कोई पर्टिकुलर किचन नहीं होती थी, ओपन में खाना बनता था। तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से जब किरणें आपके घर में आती हैं तो वो नेचुरल बेनिफिट होती हैं। आपके घर के जितने जर्म्स होते हैं, आपके घर में जितनी भी जो खुशहाली होती है, तरक्की होती है, और ये सब नेचुरल तरीके से आनी होती है। यहाँ पे अगर आप शनि की चीजें, वो क्या होती हैं शनि की चीजें, मैं साथ साथ आपको क्लियर कर देती हूँ। लोहे का सामान जितना भी है, लोहे की अलमारियां, सेकंड आपका टॉयलेट, शनि राहु केतु तीनों के लिए आप ये सब चीजें देखोगे। टॉयलेट, आपने अपने घर में जितना भी खराब सामान रखा हुआ है, जितना भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है, वो सारा का सारा राहु का है। जितने आपके घर में लिपटे हुए सामान पड़ा हुआ है, वो वायर्स हैं, धागे हैं, और जो पतंगों के मांझे आपने देखे होंगे वो है, चरखड़ियां हैं जो आपने देखी होंगी, कई लोगों के घरों में मैंने देखा कि उन्होंने संभाल के रखी होती है सदियां। अगर किसी के ईस्ट डायरेक्शन में ये तीनों प्लैनेट्स का सामान पड़ा है, तो आप ये मानकर चलिए कि उस पर्सन के जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। ये इन जनरल भी आपको हटानी चाहिए। और किसी का अगर फर्स्ट हाउस में शनि राहु केतु है, फिर तो समझ लीजिए कि उसको ये एक ऑर्डर आया है डेस्टिनी से कि बेटा आप ये डेस्टिनी से चीजें लेकर आए हो, जिंदगी में मान सम्मान के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा आपको, अपनी फेस वैल्यू के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। तो एक काम आप कर सकते हो, डेस्टिनी को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, वहां से हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक स्नैपशॉट है, जब हमारा बर्थ होता है वो प्लेनेट हमें मिल गए उस डिग्री के, लेकिन हमारा घर तो हमारे हाथ में है ना, वहां पे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि जिनके भी फर्स्ट हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, इन तीनों में से इकट्ठे हैं तो भी, अलग अलग हैं तो भी, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको सामान को वहां से रिमूव करना है। जैसे ही आप उसको ईस्ट डायरेक्शन को क्लियर करेंगे, सन की जो रेज है वो सीधा आपके घर में आएंगी, जो शनि से टकरा रही हैं, ठीक है, और जो दूषित हो रही हैं, आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपको अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी जो आइडेंटिटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो आपका इजी हो जाए। बिकॉज कि आप देखिए हमारी कुंडली और हमारा घर बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, ये कुछ अलग नहीं है।
मैंने जैसे कल भी बताया था कि कई लोगों की लाइफ में कि आप खुद देखिए कि किस तरीके से उनके घर में भी लगभग वही चीजें मिल रही हैं। आपको अगर 100% नहीं मिलती ना, तो जो प्लेनेट आपके खराब है वो तो जरूर मिलेंगे आपको। कई बार ऐसे होता है कि बंदा बर्थ प्लेस से दूर चला गया, तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी दशाएं चेंज होती हैं वैसे वैसे हमारी जो थॉट लेवल है वो भी चेंज होता है। तो आप क्या करते हो कि अपने घर में चेंजेस करना शुरू कर देते हो जैसे जैसे आपकी जो है दशा आएगी। मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, तो वो अब पर्सन क्या करेगा, जैसे ही राहु की दशा शुरू हो गई, वो पर्सन अब चाहेगा कि मेरे को अपने आप में भी चेंज चाहिए, प्रोफेशन में भी चेंज चाहिए, और वो घर में भी चेंज करना शुरू कर देगा। इवन कि आप वो घर छोड़ के कहीं जाने का ही विचार करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो घर में ही सामान इधर उधर घुमाना शुरू कर, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये राहु की डोमिनेंस है, आपके उस प्लेनेट की डोमिनेंस है, जो आपको टाइम टू टाइम दशाओं के अकॉर्डिंग आप में चेंजेस लाएगा। इसीलिए हमें कई चीजें जो है वो मैच नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पर्सन ने अपने कर्मा के दशाओं के अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस जो पीछे आने वाले टाइम में उसकी दशाएं गई हैं, उसने काफी सारे चेंज कर दिए। बट आपकी जो कुंडली मिली है उसमें आपको बहुत सारी चीजें मैच करती हुई मिलेंगी, तो आपको उसको ठीक करना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट। जो सेकंड हाउस है आपकी कुंडली का, सेकंड हाउस, उसको हम नॉर्थ वेस्ट मानेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट ये यहाँ पे चंद्रमा का डोमिनेंस है, सेकंड प्लेनेट है यहाँ पे वो है वीनस। तो यहाँ पे दो प्लैनेट्स की डोमिनेंस है, चंद्रमा और वीनस। तो अब आपको करना क्या है, आपके सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट खराब कर रहा है इस दिशा में, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग कोई चीज वहां पे रखी है। यहाँ पे सेकंड हाउस में प्लैनेट खराब करता है सबसे ज्यादा सैटर्न, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सैटर्न यहाँ पे आकर मून के हाउस में, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट को हम मून का एरिया लेते हैं, तो वहां पे आकर वो क्या कर रहा है, लोहे में जंग लगना शुरू हो गया। मैं उसको बोलती हूँ लोहे में जंग लगना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोफेशन जो है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता, वो धीरे 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 वो खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी है, प्लीज बीच में आप ध्यान रखा कीजिए। तो दूसरी बात, नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा सैटर्न को संभालिए कि वहां पे आप सैटर्न को मत आने दीजिए। किसी के भी कुंडली में अगर शनि की चीजें नॉर्थ वेस्ट में पड़ी हैं, वहां पे वो उनको प्रोफेशन में, फैमिली में, पैसे में, बैंकिंग में, और जो है बहुत सारी दिक्कतें उसको झेलनी पड़ेंगी। थर्ड हाउस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये सैटर्न को ही देखना है मेनली, बाकी यहाँ पे कोई भी प्लैनेट इतना खराब नहीं करता जितना सैटर्न करता। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हमें सैटर्न को बचाना चाहिए। अगर यहाँ पे टॉयलेट है वो भी सैटर्न से देख सकते हो, और जो है आपका कोई भी चीज यहाँ पे लोहे की रखी हुई है, स्टोरेज की हुई है, डार्क करा हुआ है घर, यहाँ पे ब्लैक कलर कर रखा है, ब्लैक कलर के भारी भरकम पर्दे कर रखे हैं, तो उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा से ज्यादा आप ब्लैक कलर को रिमूव करिए, ब्लैक चीजों को रिमूव करिए। अगर कोई आर्टिकल यहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज आपने ऐसी, आयरन ग्रिल्स नहीं, ग्रिल्स को नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि ये तो जनरल चीजें हैं, इनको मत लीजिए। कोई स्पेसिफिक जैसे कूलर रख दिया, जैसे लोहे का भरा हुआ लोहे का कूलर रख दिया किसी ने, तो कूलर एक बड़ी चीज है, तो खिड़कियां दरवाजे इतना नहीं हम लोग लेते। ठीक है, थर्ड हाउस में साउथ की डायरेक्शन यानी मंगल की है, तो मंगल का दुश्मन ग्रह होता है हमारा सबसे ज्यादा बुध, क्योंकि यहाँ पे मंगल की यानी कि अग्नि की दिशा है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या थी, जल की दिशा है, तो यहाँ पे अग्नि की दिशा आई है। तो अग्नि की दिशा में आपको कभी भी बुध की चीजें नहीं रखनी है। बुध की चीज, रजनी जी खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ जी कर। तो बुध की चीजें कौन सी होती हैं, वो होती है सबसे पहले आपकी बेटी। सबसे पहले अगर उसको देखें तो आपकी बुक्स, बुक्स दो तरह से देखते हैं हम लोग, जो हम अपनी ऑकल्ट की बुक्स जैसे मेरी हैं, ये सब जो है जुपिटर से लेंगे हम लोग, और जो हमारी पढ़ाई लिखाई की हिसाब किताब की जो बुक्स हैं वो सारी, मैम बीच में क्वेश्चन मत कीजिए प्लीज, हम बाद में बात करेंगे, मुझे आप डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं अपने मुद्दे से भटक जाती हूँ एकदम से, वो बीच में क्वेश्चन आता है, आप लोग सुनिए पहले। रश्मि सबको म्यूट ऑन कर दो ना आप। रश्मि जी वो क्वेश्चन कर रहे हैं सर बीच में। नहीं सर मैंने कर दिया है सबको। हाँ हाँ, तो आप लोग मैम एक मिनट रुकिए प्लीज, हैंड रेस मत कीजिए कि जो फ्लो रहता है फ्लो खराब हो जाता है।
आपके कोई भी सवाल है तो आप लिख के रखिए, आपको डाउट का पूरा है ना, एक के हम 4 दिन भी डाउट के लिए देंगे, लेकिन हाँ आप जी, हैंड रेस करते तो क्या आपका भी लॉस है, हमारा भी लॉस है। जैसे हम आपको देना चाहते हैं वैसा नहीं दे पाएंगे, और आपको जो लेना चाहिए आप वो ले नहीं पाओगे। तो प्लीज आप लोग कोई हैंड रेस मत कीजिए जब तक डाउट सेशन चालू नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम पश्चिम दिशा में कभी भी बुध का सामान नहीं रखेंगे। अब बुध का सामान और क्या होता है, आपके ग्रीन प्लांट्स, जिन्होंने भी मनी प्लांट लगा रखा है यहाँ पे साउथ दिशा में, जिन्होंने भी यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स बहुत सारे लगाए हैं, और कोशिश कीजिए कि किसी का यहाँ पे बुध बैठा हुआ है कुंडली में, तो वो भूलकर भी साउथ दिशा में बुध का सामान इवन अपनी डॉटर को भी वहां पे नहीं बिठाना चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए। उसके लिए भी वो खराब है, आपके लिए भी खराब है, ठीक है। ग्रीन कलर को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। और बुध का क्या है और चीज, बुध की चीज हमारी गणेश जी भी है, उनको भी आप साउथ में मत प्लेस कीजिए, ठीक है। तो बुध के लिए हम लोग गणेश जी को भी लेते हैं, और केतु के लिए भी हम गणेश जी को लेते हैं। तो इनकी चीजों को हम गणेश जी की फोटो भी कई बार मैंने देखा कि साउथ दिशा में लगी होती है, और वो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग साउथ दिशा से सबसे बेस्ट जो यहाँ पे प्लेनेट सारे यहाँ पे ठीक ठाक होते हैं, यहाँ पे मेनली 2 प्लेनेट को आपको अवॉइड करना है, एक तो मून की चीजों को, दूसरा आपको बुध की चीजों को। बाकी यहाँ पे प्लैनेट्स कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो इस दिशा में। शुक्र है तब भी ठीक है, कोई परेशानी वाला काम नहीं है। सिर्फ मंगल सिर्फ बुध और आपको चंद्रमा की चीजें यहाँ से अवॉइड करनी है। चंद्रमा की चीजें क्या है कि आपकी मदर हो गई, आपका अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर सोर्स है, पानी भर के रखते हैं यहाँ पे, तो वो अवॉइड करिए, ठीक है। और ये आपने तब करना है जब आपका प्लेनेट यहाँ पे बैठा हो। ये सभी कुछ सब कुछ नहीं करना जिसके भी वो प्लेनेट उस हाउस में बैठे हैं, और अगर उसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तब आपको करना है। साउथ दिशा भी आपकी किस चीज की होती है, बहन भाइयों की होती है। यहाँ पे अगर आप ग्रीन प्लांट्स, मनी प्लांट्स या मोटे बड़े बड़े प्लांट्स आप लगा दोगे, और जो है यहाँ पे आप वाटर सोर्स लगा देंगे, तो आपकी अपने बहन भाइयों से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, आपकी अपने पड़ोस के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। किससे, आपके राइट साइड वाले नेबर्स के साथ, ठीक है। तो साउथ जो 3rd हाउस है आपका राइट साइड वाला नेबर है, उसका देखिए कि जो है उसके साथ आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेनेट है, जैसे कि चंद्रमा और बुध। उसके बाद हम 4th हाउस को लेंगे, तो 4th हाउस हमारा चंद्रमा का है, यानी कि चंद्रमा क्या होता है यहाँ पे, सबसे अच्छा प्लेनेट तो जुपिटर को बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि जुपिटर और मून जो है वो मिलकर एक बड़ा पैसा दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जुपिटर जिनके भी घर में होता है, यानी कि इसीलिए सबसे ज्यादा जो मिथ क्रिएट हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर और मून का जब कंजक्शन होता है तो एक कहते हैं कि राजयोग पैदा होता है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों का राजयोग तो तब पैदा होगा अगर वो आपका जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, ये उन्हीं के लिए राजयोग है। अगर वहां पे आपके 4th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, वो कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा है राहु, सेकंड है केतु, फिर आता है शनि, देन मंगल। यहाँ पे मंगल की एंट्री होती है। अभी तक तो 3 प्लैनेट्स चल रहे थे, यहाँ पे चौथा मंगल भी आ गया। अब आपको ये 4 प्लैनेट्स की चीजें, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इन जनरल वो जेनरिक वास्तु करना चाहते हैं, तो वो वहां से नॉर्थ ईस्ट से अपना भारी भरकम लोहे की अलमारियां, भारी भरकम आपका सामान, जो भी मशीनरी या मशीनें पड़ी हैं वो अवॉइड कर दे, तो वो बेस्ट रहेगा। मंगल यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में, किचन को बताता है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंगल यानी किचन जो होती है वो हो सकती है। मंगल यहाँ पे कई, जैसे कि कल सर से बात हो रही थी कि साउथ इंडिया में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मंगल के लिए बोला जाता है कि बनानी चाहिए यहाँ पे। देखिए ये सब जेनरिक वास्तु की बातें हैं कि वहां पे ये बनाना चाहिए, यहाँ पे ये बनाना चाहिए, बट वो सूट कितने लोगों को करता है। आप तो अपने लिए एक स्पेशल प्लैनेट्स लेकर आए हो ना 4th हाउस में, आपको तो उसके अकॉर्डिंग चलना है ना, आपकी तो डेस्टिनी वो है ना जो 4th हाउस का प्लैनेट है। इन जनरल तो दुनिया में बहुत कुछ है, वो चीजें हमें सूट भी तो करनी चाहिए। तो सभी को साउथ ईस्ट की किचन सूट नहीं करती, सभी को साउथ की नहीं सूट करती, और किसी को नॉर्थ ईस्ट की सूट नहीं करती। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि वो जो खाना, जैसे 4th हाउस है नॉर्थ ईस्ट, इसमें जो आपकी कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से बताए मैंने, राहु केतु और शनि मंगल, अगर इन चारों में से आपका बैठा हुआ है कोई प्लैनेट, तो आपको, जैसे आगे मैं रेमेडीज बताऊंगी इनकी, हटा सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं हटा सकते तो आपको फिर बताया जाएगा कि आपको करना क्या है उसके लिए। फर्स्ट आपकी कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपको हटाना चाहिए। हर चीज के पीछे जुगाड़ नहीं लगाइए कि हर चीज के लिए हम जुगाड़ लगाएं, कोशिश करिए उसको अवॉइड करिए वहां से, ताकि वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। 5th हाउस हमारी होती है ईस्ट वॉल। तो ईस्ट वॉल हमारी क्या डिनोट करती है, जैसे सॉरी मैं यहाँ पे 4th में बताना भूल गई कि 4th हाउस किस चीज के लिए होता है। 4th हाउस जो है यहाँ पे आपकी मदर का और आपके मानसिक शांति का, आपके दिल की शांति जो है, 4th हाउस हमारा दिल है।
जो हम हार्ट डिजीज देखते हैं वो 4th हाउस से देखते हैं। तो जिनके भी 4th हाउस में मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, खराब प्लैनेट्स, ये 4 प्लैनेट जो मैंने बताया होते हैं, उनको आप पूछ के देखिए उनकी दिल की शांति कहाँ पे है ही नहीं दुनिया में। वो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने मन की शांति के लिए। इसी तरीके से इसीलिए बोला जाता है कि आप कुंडली से तो वो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट घर से तो वो चीज रिमूव करिए। 5th हाउस में भी इसी तरीके से हमारा क्या है, ईस्ट से आने वाली जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी प्रोस्पेरिटी है। रजनी मैम, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयर कर रही हूँ, आप पॉइंट को देख लीजिए, मैं 1 मिनट स्टॉप शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए आप बोलते रहिए। ओके, तो ईस्ट वॉल जो है हमारी क्या देती है हमें, 5th हाउस क्या देता है, 5th हाउस देता है हमें जो जिंदगी में प्रोस्पेरिटी को अटेन करने के लिए जो पावर चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये जो 5th हाउस है हमें देता है हमारे सोचने समझने की शक्ति, कि आप किसी चीज से डील कैसे करेंगे। हमें जिंदगी में चीजें मिल जाती हैं लेकिन हमें उससे डील नहीं करना आता, हमें उसको हमें उसको अपने पास संभालना नहीं आता। तो 5th हाउस अगर पैसों के लिए तो नहीं गिना जाता है, लेकिन 5th हाउस हमारी लर्निंग के लिए गिना जाता है और हमारे बच्चों के लिए गिना जाता है। जिनकी भी लाइफ में कॉलेज लाइफ को लेकर या आपके बच्चों की जिंदगी में अगर पढ़ाई को लेकर कोई इशू है, आपकी लाइफ में अगर पढ़ाई को लेकर इशू रहा है, तो वो चेक कर सकते हैं कि आपके घर की जो ईस्टर्न वॉल है वहां पे आपको कुछ ना कुछ शनि की आइटम्स, इसके अलावा राहु की आइटम्स, केतु की आइटम्स आपको मिलनी है। इवन यहाँ पे कई बार मून की चीजें भी खराब कर रही होती हैं पर्सन, क्योंकि ये सूर्य का घर है। सूर्य में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट। तो जब यहाँ पे आपके यहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट आ जाते हैं इस दिशा में, और आपकी कुंडली में यहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके बच्चों की लाइफ में जो आपकी स्टडी की कंडीशन होगी, लगभग आपके बच्चों की जिंदगी में भी वैसी ही कंडीशन बन रही होगी। तो वो आपके बच्चों की लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही होंगी चीजें। तो जिनके भी 5th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट है, राहु केतु शनि जैसे, मंगल जैसे, मंगल को खराब नहीं मानते यहाँ पे, लेकिन मंगल को क्रूअल मानते। मंगल किसी का यहाँ पे होता है तो वो पर्सन अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा खुंदक से, बहुत गुस्से से डील करते, हमेशा वो अपने बच्चों पे डोमिनेट बन के रहते हैं, अपनी डोमिनेंसी रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ पे सूर्य का घर है, हीट है, उसके ऊपर से एक और फायरी प्लैनेट आके बैठ गया है मंगल, किचन भी बना दिया आपने यहाँ पे, या यहाँ पे आप कैंडल्स चला रहे हो डेली, या यहाँ पे कोई हीट का कुछ ऐसा सोर्स है जो लगातार हीट आ रही है वहां पे, तो भी ये प्रॉब्लम आपको लाइफ में दिखेगी स्टडी को लेकर। और आप क्रिएटिविटी जो करना चाहते हो ना जिंदगी में, क्रिएटिविटी नहीं कर पाए। जो लोग भी अच्छे से क्रिएटिविटी करते हैं और उनमें एक अलग ही तरह का, जैसे कहते हैं ना कि थॉट लेवल उनका इतना क्लियर होता है कि मेरे को यही करना है बस, तो वो 5th हाउस से आता है। तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए 5th हाउस को आपको देखना चाहिए कि आपके उस कुंडली में, आपके उस डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट हमें शो हो रहा है। अगर कुंडली में 5th हाउस में राहु है तो घर की ईस्टर्न वॉल में चेक करिए कि क्या मैंने वहां पे कुछ खराब सामान इलेक्ट्रॉनिक रखा है, या मैंने वहां पे कंप्यूटर का कोई सेटअप बना रखा है, जैसे कल बात हो रही थी। तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं मिलेगा। तो राहु की चीजें मैंने जैसे बताई हैं आपको क्या क्या होती हैं, ब्लू कलर होता है, राहु की चीजें इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, राहु की चीजें होती हैं जितना क्लटर है हमारे घर में, जितना भी क्लटर, वो राहु और शनि से आप देख सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा हम नॉर्थ में चलेंगे 6th हाउस में, तो नॉर्थ में हमारी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में 6th हाउस में चेक करिए। जब आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि मेरे 6th हाउस में क्या प्लेनेट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिले कराता है आपकी हाँ एक चीज मैं भूल गई आपको बता दूं कि किसी के अगर डाइजेशन की बहुत दिक्कत है, हेल्थ की बहुत दिक्कत है, खासकर पेट को लेकर, खासकर डाइजेशन को लेकर, तो उनके ईस्टर्न साइड में बहुत सारा क्लटर आपको मिलेगा, क्योंकि 5th और 6th हाउस आपका पेट को लेकर ही चलता है, आपके अपर और लोअर एब्डोमेन को लेकर चलता है। तो प्लीज अपने पेट की अगर रक्षा करनी है आपको, तो 5th और 6th हाउस से अगर कोई सामान है नेगेटिव प्लैनेट्स का, तो वो हटाइए। तो 5th का मैंने बता दिया। अब 6th में कौन कौन से प्लैनेट खराब करते हैं, तो 6th हाउस में हमारे प्लैनेट जो सैटर्न होता है वो खराब नहीं करता है, लेकिन डिले जरूर करता है। यहाँ पे सैटर्न जिनके होता है उनके हेल्थ इशू जल्दी रिजॉल्व नहीं होते, उनको दवाई जल्दी से नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बीमारी हो जाएगी कि समझ नहीं आएगा या उसका इलाज नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कत वाली बात है कि उसको दवाई अच्छे से लगेगी नहीं। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए नॉर्थ में कि आपको स्टोरेज
5th और 6th हाउस की जो जिनको भी हेल्दी रहना है ना जिंदगी में, उनको 5th और 6th की जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्टर्न वॉल, यहाँ से आपको हटानी चाहिए राहु केतु शनि की चीजें। केतु की चीजें मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल कलर हो सकते हैं, जैसे कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा वॉलपेपर लगा है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, और केतु को मंगल का ही एक ऊपर वाला वर्जन माना जाता है। आपको जहां पे केतु जिस हाउस में, वहां पे कई बार रेड कलर, मैरून कलर देखा जाता है। कैंची हो सकती है, शार्प आपने नाइफ्स हो सकते हैं रखे हों, हो सकता है कि वहां पे आपने जो है, कई बार हम गार्डनिंग करते हैं तो उसके टूल्स रख देते हैं हम लोग। आप जब वास्तु में जा रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजें उस डायरेक्शन में चेक करनी पड़ेंगी। कई बार एक छोटा सा फॉर्क भी जो होता है ना, जिससे हम फ्रूट खाते हैं या नूडल्स खाते हैं, वो एक छोटा सा फॉर्क भी उस डायरेक्शन को खराब कर रहा होता है। जब क्लीनिंग की बात आती है तो फिर पूरा क्लीन करना है, कुछ रखना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको हटानी चाहिए यहाँ से। उसके बाद 7th हाउस आ गया आपके स्पाउस का, और दूसरी बात मैं भूल जाती हूँ बीच में कई बार, तो 6th हाउस आपकी जॉब का भी है, आपकी डेली रूटीन का भी है। आपकी जिंदगी में आप किसी जॉब में कितना टिक पाओगे वो 6th हाउस ही बताता है आपको। आप कितनी रूटीन फॉलो कर पाओगे अपनी जिंदगी में। कई लोगों को डेली जॉब पे जाना पसंद नहीं होता, कई लोग कहते हैं मुझे घर का काम चाहिए, कई लोग कहते हैं मुझे हफ्ते में 2 दिन ही जाना पड़े तो ठीक है। तो ये सारा कुछ आप 6th हाउस से देखेंगे। जिनके भी जॉब में दिक्कत है, जिनके भी प्रोफेशन में दिक्कत है, वो लोग नॉर्थ से अवॉइड करिए राहु केतु और शनि। मंगल यहाँ पे इतना खराब नहीं करता है। मंगल यहाँ पे, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मंगल का सामान रख सकते हो, कोई कैंडल जला सकते हो। अगर किसी को कोई कंपटीशन एग्जाम में जाना है तो नॉर्थ में थोड़ा सा आप मंगल की प्लेसमेंट कर सकते हो, हनुमान जी की फोटो लगा सकते हो। तो वो उससे क्या होगा, जो लोग कंपटीटर एग्जाम में बैठते हैं लेकिन सफल नहीं होते, तो वो अगर नॉर्थ में थोड़ा सा मंगल, ज्यादा नहीं, क्या पूरा रेड कर दो या वहां पे भर भर के रेड कलर की चीजें ले आओ या किचन ही वहां पे ले जाओ, ऐसा नहीं। जिनको भी कंपटीशन के लिए लड़ना है वो नॉर्थ में थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, उनको कंपटीशन में जरूर अचीवमेंट मिले। 7th हाउस आपके स्पाउस का आपके क्या है, स्टेबिलिटी का है। और 7th हाउस आपके, मैंने जैसे बार बार अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि 7th हाउस आपके सामने वाली ऑडियंस है। मेरे लिए 7th हाउस आप हो, तो मेरे 7th हाउस में जैसा भी प्लेनेट होगा, आपके अपने स्पाउस के साथ वैसे ही रिलेशन होने वाले हैं, वैसे ही रिलेशन आपके पार्टनर के साथ होने वाले बिजनेस के, वैसे ही रिलेशन आपके सामने वाली दुनिया कैसी मिलेगी वो आपका 7th हाउस बताता है। किसी पर्सन का, मान लीजिए यहाँ पे 7th हाउस में राहु बैठा है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं कि उनकी सामने वाली जो उसका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है काफी भारी भरकम होगा। ये लोग काफी फेमस देखे जाते हैं जिनका 7th हाउस का जो है राहु होता है। तो आपको अब करना क्या है कि ये चीजें हटानी कब है, जब आपको अपनी मैरिड लाइफ में इश्यू आए, जब आपका लाइफ पार्टनर आपसे चीट करे, जब आपको लगे कि मेरी शादी चलने की कगार पे नहीं है, तब आपको देखना चाहिए कि साउथ वेस्ट में यानी 7th हाउस में मेरा कौन सा प्लेनेट है, और 7th हाउस की डायरेक्शन जो है वो साउथ वेस्ट है, वहां पे मैंने क्या रखा है। अगर वहां पे राहु की चीजें हैं, शनि की चीजें हैं, मंगल की चीजें, 3 प्लेनेट की चीजें, चौथा प्लेनेट आपको ऐड करना है वो है चंद्रमा। आप लोग जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे आराम से आप सुनिए और इनको नोट कर लेना मैंने किस किस हाउस में कौन सा प्लेनेट बताया है, आप उनकी चीजें वहां पे अवॉइड करें, ठीक है। तो ये जब 4 प्लैनेट्स की चीजें, जिनकी भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, जिनको भी सामने ऑडियंस से फेस करने में दिक्कत होती है, जिनकी भी मैरिज डिले हो रही है, जिनके भी मैरिज हो गई है लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो 7th हाउस में बैठे प्लैनेट को चेक करिए और उसकी डायरेक्शन को चेक करिए, दोनों को मैच करिए, क्या आपको वैसा वहां पे मिलता है या नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो प्लीज उसको हटाइए सबसे पहले और फिर उसके बाद चलिए। इसके बाद जो है 8th हाउस में चलेंगे। 8th हाउस जो है आपके इन लॉज का होता है। 8th हाउस आपके जो वाइफ है, आपका जो स्पाउस है, मेल के लिए फीमेल की फैमिली और फीमेल के लिए मेल की फैमिली। तो एक लड़की का जो ससुराल है वो कैसा होगा, उसका 8वां घर बताइए। अगर किसी की भी मैरिड लाइफ में दिक्कत है किसकी वजह से, ससुराल की तरफ से, तो वो क्यों हो रही है, तो आप देखिए 8th हाउस में आपके राहु मिल जाएगा, 8th हाउस में आपको चंद्रमा मिल जाएगा, 8th हाउस में आपको बहुत सारे मैलिफिक प्लैनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हटाना किसको है, सिर्फ वो देखिए, सबको नहीं उठा के हटा देना आपने। यहाँ से आपको एंटी प्लैनेट्स है वो है चंद्रमा, यानी कि साउथ की वॉल से चंद्रमा की अगर कोई आइटम्स है उसको हटाइए। सेकंड आपकी जो है यहाँ से आप हटाएंगे राहु की चीजें, बहुत नुकसान करता है 8th हाउस में राहु। केतु की चीजें हटाइए। अगर ये 3 प्लैनेट्स की चीजें भी आप हटा देंगे तब भी आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे और कोई प्लैनेट इतना दिक्कत नहीं करता जितना कि आपके ससुराल में ये 3 प्लैनेट आपको जमने नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं लेने देंगे और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत करते रहेंगे। ठीक है, 8th हाउस आपके इन-लॉज का है, लेकिन 8th हाउस आपके लाइफ में जो सीक्रेट्स है उनका है। तो जिनके भी यहाँ पे 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो ज्यादातर लोग देखे जाते हैं अपने इन-लॉज की बहुत ज्यादा, वो जैसे कहते हैं ना, चर्चा कर रहे होते हैं। कई बार मैरिड लाइफ में हमारे डिस्टर्बेंस क्यों आती है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो करते हैं। जब भी 8th हाउस में राहु, शनि, केतु, चंद्रमा जैसे प्लैनेट होंगे, तो आप देखिए कि उस पर्सन की लाइफ में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल, इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। तो 8th हाउस की दिशा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक की मैं इंपॉर्टेंस बताती जा रही हूँ आपको, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स वो जो है आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। उसके बाद 9th हाउस आ जाइए आपके सेंटर। सेंटर आपका घर जो है वो एक ऐसी जगह है जहां से हमारा ये सेंटर जो है ना, इसको आप अपना नेवल पॉइंट मानिए। हमारा नेवल देखा है आपने, हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। तो इस नेवल पे आप अगर कोई भारी, आपके पेट पे कोई बंदा बैठ जाए चढ़ के भारी भरकम, तो आप कितनी देर बताइए कि सांस ले पाते हैं? आप 5 से 10 मिनट के बाद उस पर्सन को कहेंगे कि जल्दी से नीचे उतर जा, नहीं तो मेरा सांस रुक जाएगा। हालांकि सांस वहां से नहीं आ रहा, सांस तो हमें लंग्स से आ रहा है, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे जल्दी से नीचे उतर जाओ। अब करना क्या है आपको कि सेंटर जो है आपके घर का एक ऐसा पॉइंट बन गया है, आपको वहां पे जितना हल्का रखिए उसको, और कम से कम भी अपने घर का सेंटर 10 फीट, एटलीस्ट 8 से 10 फीट उसको क्लियर रखिए। 8 से 10 फीट कैसे कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, तो ये तकरीबन सेंटर का इस तरीके से 5 बाय 5 यानी 10 बाय 10 आप अपने घर का साइज देखिए, जितना बड़ा है ना उतना ज्यादा सेंटर का हिस्सा खाली रखिए। आप ये हिस्सा खाली रखोगे ना, आधी बीमारियां तो आपकी लाइफ से वैसे ही निकल जाए। आप लोगों ने सेंटर में कहीं पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने सेंटर के आसपास प्लेस की होती है। अब वो जो सेंटर है वो हमारे घर का नेवल है, अगर वहीं पे कुछ भारी भरकम चीज पड़ी है तो कहीं ना कहीं आपको सांस नहीं आएगा। वो आप अपनी लैंग्वेज में यूज भी कर रहे होंगे। जिनका भी सेंटर भारी है वो यहाँ पे 46 लोग बैठे हैं, वो चेक करके देख सकते हैं कि आपके सेंटर की में अगर वो चीज पड़ी है तो आपके घर में लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कि मेरा पेट ऐसे लगता है कि जैसे भारी है बहुत, या मुझे ऐसे सांस नहीं आती खुल के, क्योंकि आपके घर की एनर्जी वहां पे रुकी हुई। तो ये जो एनर्जी है वो किस देवता की है? वो है बृहस्पति की, ब्रह्म की, जिसने हमें उत्पन्न किया है, जिसने हमें पैदा किया है इस दुनिया में। तो आपको उसको फ्री करना है। यहाँ पे केतु 9th हाउस में सबसे ज्यादा उच्च का क्यों लिया गया? केतु का मतलब क्या है? खाली। तो इट मींस कि 9th हाउस में अगर आपके कोई मैलिफिक प्लैनेट है, अब 9th हाउस के मैलिफिक प्लैनेट्स कौन से हुए? वो होते हैं आपके राहु सबसे ज्यादा, शनि, इवन मंगल, और इसके अलावा आप ले सकते हो यहाँ पे, कई बार ऐसा देखा गया कि मेनली ये 3 प्लैनेट, स्पेशली राहु, शनि और मंगल की चीजें आप सेंटर से जरूर हटाइए। हटा नहीं सकते तो मैं अभी लास्ट में जब कल बताऊंगी आपको कुछ रेमेडीज मार्केबल, और उसमें कोई पैसा नहीं लगना आपका, आप करेंगे विद इन 48 आवर्स में आपको उसके रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेंटर आप दी कोशिश करिए कि जितना फ्री कर सकते हो उतना कर दीजिए। आपके नेवल फ्री हो जाएगी घर की, वो नेवल फ्री होगी तो आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, आपके घर में जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी अच्छे से, बृहस्पति को सांस मिलेगा, नहीं तो आपका भी सांस रुका रहेगा हमेशा। वेस्ट में चलिए, वेस्ट में जो है वो पश्चिम दिशा हमारी होती है प्रोफेशन के लिए। आपकी जो जिंदगी की प्रोफेशन की बुनियाद जो है, आपके प्रोफेशन किस लेवल तक, हाई लेवल तक जाने वाला है, जाएगा नहीं जाएगा, क्या मिलेगा आपको प्रोफेशन में, वो सारा कुछ आपको वेस्ट डायरेक्शन बताती है। आपकी जिंदगी में जो कर्मास की अलाइनमेंट है वो आपको पश्चिम दिशा बताती है, क्योंकि वो शनि की दिशा है। तो शनि तो नेचुरल है, यहाँ पे अच्छे होंगे। शनि के अलावा यहाँ पे एक प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो है मंगल। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, मैंने देखा उन लोगों के किचन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में। जो लोग भी प्रोफेशन में कुछ कर नहीं पाते, जिनको भी प्रॉब्लम होती है किस चीज की, इनिशिएटिव लेने की कोशिश, दिल तो बहुत है करने का बट करेज नहीं है, तो करेज के लिए आपको यहाँ पे मंगल को स्थापित करना चाहिए। वेस्ट में अगर आप
जिनको भी प्रोफेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है मंगल। आप वहां पे डेली एक सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कीजिए। 24 घंटे कुछ नहीं जलाना, आप सिर्फ शाम के टाइम, जब शनि का टाइम होता है, अंधेरा छाना शुरू होता है, आपको एक छोटा सा दिया वहां पे, वो मंगल स्थापित होगा। मंगल स्थापित होने से आपके जो कार्यक्रम डिले हो रहे हैं वो आपके जल्दी से सिरे चढ़ने शुरू होते हैं। यहाँ पे खराब करता है राहु देव, नीला रंग यहाँ से अवॉइड करिए। यहाँ से आपको ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए। यहाँ से आपको राहु केतु की शनि की चीजों के अलावा चंद्रमा का अगर वाटर प्लेसमेंट भी है तो वो भी नुकसान करता है कई बार, वो भी आपके प्रोफेशन को सेट नहीं करता। तो कौन से प्लैनेट हुए यहाँ पे? राहु हो गया, आपका चंद्रमा हो गया और केतु हो गया। बाकी कोई प्लैनेट यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ खराब नहीं करता, कुछ ना कुछ आपको जरूर देके ही जाता है, लेकिन ये प्लैनेट आपकी जिंदगी में प्रोफेशन सेट नहीं होने देते। ये आपको हमेशा भटकाए रहते हैं कि आज ये कर लो, आज वो। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो आपने घर में खोटे सिक्के, पुरानी घड़ियां अगर वेस्ट में रखी हुई हैं तो प्लीज अवॉइड करिए उसको। इसी तरीके से वेस्ट वॉल में भी सेम चीजें आपको अवॉइड करनी, ठीक है, क्योंकि वो भी शनि की दिशा है, वहां से भी आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। वो आपका वेस्ट वॉल जो है ना, जो शनि, यहाँ पे आप 10th हाउस में आप कमाते हो, जो आपको काम करते हो, जो आप कर्मास करते हो, उसका जो मिलना है ना वो 11th हाउस से मिलना है आपको। तो अगर यहाँ से तो मिल गया, लेकिन अगर वेस्ट में आपने प्लेसमेंट कर दी है वेस्टर्न वॉल की तरफ, तो फिर वो मिला हुआ रुक जाएगा। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि ये प्लैनेट जो है 11th हाउस के हमें पैसा देते हैं जी, गेन्स देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, उसके बावजूद आपको गेन्स मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने अपने घर में, आपने वहां पे एंटी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कर रखी है, इसलिए आपको मिलता मिलता रुक जाता है, ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न बैठा है 11th हाउस, तो सैटर्न क्या करता है? बेशक उसके अपने घर है, दोनों काम धंधा बहुत देंगे, सब कुछ बहुत देंगे, लेकिन सैटर्न का नेचर है धीरे 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 देना। वो एक साथ नहीं देता, देता है तो स्टेबल देता है। मतलब जब किसी की शनि का बहुत अच्छा पीरियड होता है ना, तो वो उसको पीछे किया हुआ जितना रिजल्ट है ना, उसको इतना स्टेबल दे देगा कि आप कई पुश्ते खाएंगी बैठ के, इतना स्लो मामला है। तो फिर कोशिश करिए कि आप वेस्ट में तो कर सकते हैं शनि का, लेकिन वेस्ट वॉल की तरफ आप स्टोरेज मत करिए। तो वेस्ट वॉल की तरफ आपको वो गेन्स मिलने हैं जो आप लेकर आए हो, लिखवा कर आए हो अपनी जिंदगी में। तो अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे राहु केतु, और जो है इन दो प्लैनेट्स का स्पेशली जो है यहाँ पे हटा देना चाहिए, और चंद्रमा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान करता है। 12th हाउस में चलते हैं। 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो शुक्र की मानी जाती है। तो शुक्र की दिशा में नेचुरल है, शुक्र जो है यहाँ पे बिठाए गए हैं। क्यों बिठाए गए हैं? यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक अलाइनमेंट बताती हूँ कि फर्स्ट हाउस आप है जब आपका बर्थ होता है, सेकंड हाउस जब आपका बर्थ होता है, तो सेकंड में आपको क्या मिलता है? आपको अपनी फैमिली मिलती है। सबसे पहले बच्चे को क्या मिलता है? माँ मिलती है ना, इसलिए चंद्रमा का बताया गया यहाँ पे। थर्ड हाउस बहन भाई, माँ के बाद कौन मिलता है? बहन भाई मिलते हैं। और बहन भाई के बाद फोर्थ हाउस भी मदर का है, लेकिन फोर्थ हाउस आपकी प्राइमरी एजुकेशन का भी है। तो आपको अब बहन भाइयों के खेलने के साथ अब आपको पढ़ाई पे डाला जाता है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है। इसके बाद जब आप शिक्षा करते हो तो कहीं ना कहीं लव अफेयर, लव रिलेशनशिप में पढ़ते हो, और वो कब पढ़ते हो? जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, तभी रिलेशंस बनने शुरू होते हैं ना आप लोगों के ज्यादातर। उसके बाद जब आप इन चीजों में पढ़ते हो और चीजों को आप अपनी एक एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड जो है वो मार्क कर लेते हो, तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? जॉब की तरफ जाते हैं। जॉब के बाद आप अगला स्टेप क्या होता है? घर वाले कहते हैं भाई अब शादी कर लो, तो 7th हाउस में आ गए। 7th हाउस में शादी वादी कर ली, अब क्या होगा? होगा लड़ाई झगड़े। वो क्यों होते हैं? क्योंकि 8th हाउस बैठा है आगे। अब 8th हाउस की जो प्रॉब्लम्स है उससे सीख कर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और अपना भाग्य को उदय करते हैं। भाग्य उदय कैसे होता है? उसको करने के लिए आपको फिर से एक प्रॉपर जो है अपनी एक फाउंडेशन, अपने कर्मों की, चाहे वो अपने माँ बाप के प्रति हो, सोसाइटी की तरफ हो, प्रोफेशन की हो, आपको एक सेट करना पड़ता है मार्क कि भाई अब मेरे को ये काम तो करना ही है जिंदगी में। तो ये जो जैसे कि मैंने इस उम्र में ये डिसाइड किया कि मुझे अब पढ़ाना है, मुझे अब ये चीज अपने में लेनी है, तो वो आपका 10th हाउस बताता है कि एक स्टेबिलिटी आपकी एक एज में आकर जब आती है, आपके कर्मों का हिसाब किताब जब होने का टाइम आता है, तो 10th हाउस में आप जाते हो। तो उसके बाद 10th हाउस में आपके कर्म करने के बाद आपका हिसाब किताब होता है 11th हाउस में कि आपने क्या किया है अभी तक, और अब उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है।
अब इन चीजों से आप ये हिसाब लगा सकते हो कि आप क्या करते आ रहे हो पीछे से, आपको कहाँ पे क्या नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि वहां पे उस हाउस में आपके मैलेफिक प्लैनेट होगा। 11th में जब आप ले लेते हो गेन्स, तो अब क्या चाहिए, अब एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है जब बंदा कमाल काम कर लेता है, धंधा कर लेता है, पैसे कमा लेता है, उसके बाद अब उसको क्या चाहिए, अब चैन की नींद चाहिए। अब वो नींद आपकी लास्ट वाली नींद हो जो इस दुनिया से जाने वाली हो, वो ले लीजिए, या आप डेली रूटीन में हम लोग सोते हैं उसको ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक तरह से इस दुनिया से बाहर होते हैं। तो 12th हाउस हमारा इस दुनिया से बाहर का रुतबा दिखाता है कि आपने अपना जो किया है आज तक लिया है, आपने दिया कितना है। तो 12th हाउस में शुक्र को बिठाया गया, क्यों कि अब आपको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपका 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन पैसे की क्यों दी गई, कि जब आप ये 12 घरों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे आओगे, तो ये जो कुंडली है भगवान विष्णु की है, और 12th हाउस में भगवान विष्णु के पैर हैं। तो कहते हैं जब आप पूरा पुरुषार्थ करते हो, उसके बाद जब रात को जब आप फिर क्या करते हैं, भगवान विष्णु लेटे होते हैं, उनके चरणों में कौन बैठती है, माँ लक्ष्मी बैठती है। तो बोला जाता है कि जब आप पूरा पुरुषार्थ कर लेते हो तो माँ लक्ष्मी को आपके पास आपके चरणों में आना ही पड़ेगा। इसी वजह से जो एक पिक्चर दिखाई गई माइथोलॉजिकल कि माँ लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के चरणों में लेटी हुई है, वो क्यों लेटी है, क्योंकि वो जो लेटे हुए हैं वो आप ही हैं। ठीक है, तो आप जब पूरा पुरुषार्थ करके यहाँ आते हो, तो वो माँ लक्ष्मी आपके चरणों में आएगी कि नहीं आएगी, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताएगी। तो ये स्टोरी ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पूरे जो 12th हाउसेस की डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देती हैं, तो इन सबसे जुड़कर ही हमारी जिंदगी बनती है। ठीक है मैम, अगली राहु की चीजें, प्लस यहाँ से आप कोशिश करिए कि मंगल की चीजें भी अवॉइड करिए और चंद्रमा की, 4 प्लैनेट को अवॉइड करना। not use it for study. यस ग्रीन जो मतलब मरकरी के आइटम्स वहां पे अवॉइड करनी चाहिए। एक की रह सकती है, या मरकरी की रखो या मार्स की, बट ये क्योंकि मार्स की ही प्रॉपर डायरेक्शन है तो वहां हम मरकरी नहीं लाएंगे, मार्स को ही डोमिनेट करेंगे। कोशिश तो देखिए मैं बताती हूँ मैंने क्यों बोला जाता है ऐसे कि ब्रेड अर्नर को लेना चाहिए, जो कमाऊ बंदा है उसको लेना चाहिए, बिकॉज कि जो आपके घर का जो मेन आ रहा है ना, सारा सोर्स ऑफ इनकम जहां से आ रहा है, उस पर्सन को अलाइन करना बड़ा जरूरी है। अगर उसका कहीं पे सोर्स ऑफ इनकम फंस रहा है, कोई दिक्कत आ रही है उसको प्रोफेशन में, तो उसको देखना चाहिए। चलिए दूसरी बात, अगर ऐसा आपको लगता है कि उनकी कुंडली में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वाइफ की कुंडली से दिख रहा है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो ठीक, Okay. कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वो वाली कुंडली जो ब्रेड कि उनकी स्टडी वगैरह की कोई दिक्कत है तो उनको बेस्ट डायरेक्शन दे दो, या उनकी उस डायरेक्शन से चाहिए। आप सबके अकॉर्डिंग करोगे तो नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अपने दोनों का करिए, बच्चों का आप अपने 5th हाउस में चेक करिए ना, अगर वहां दिक्कत है तो बच्चों का ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। अगर आपने एलिमेंट्री को इसमें इन्वॉल्व करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। ठीक है, मैं प्लैनेट बता रही हूँ आपको कि किस डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट आपको दिक्कत करता है। एलिमेंट्स के थ्रू चीजें और है, और यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। प्लीज इस चीज को आप समझिए। आगे वाली है मैं क्लियर करूँ। देखिए अब आपको करना क्या है कि अपनी कुंडली जो है, सबसे पहले आप लोगों ने देखी होगी वैदिक कुंडली बनती है। यहाँ पे वैदिक कुंडली का सिर्फ एक ही काम है, इसके बाद वैदिक कुंडली का कोई लेना देना नहीं है। करना क्या है कि आपको वैदिक कुंडली में अपना लगन देखना है जब भी मून चार्ट बनाना है, क्योंकि मून चार्ट जो है वो वैदिक का अलग बनता है और इसका अलग बनता है। करना क्या है आपको कि अपना लगन का नंबर देखिए। आप लोग यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है 5, आप यहाँ पे एग्जाम्पल किसी आपका 6 भी हो सकता है, आपका 1 भी हो सकता है, आपका 10 भी हो सकता है, 12 में से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपको उतने खाने आगे जाना है, जितना भी नंबर यहाँ लिखा है उतने खाने आगे जाना है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो मैं यहाँ से 5 खाने आगे जाऊंगी चंद्र कुंडली बनाने के लिए। 1 2 3 4 और 5 मैंने 5वें खाने में ले जाकर नई कुंडली में मून को लिख दिया है। अब ये क्या तैयार हो रही है, ये चंद्र कुंडली तैयार हो रही है, जिसके थ्रू आपने अपने घर की चीजें डायग्नोज करने की कोशिश करनी है कि वो मिले या मिल रही हैं या नहीं। उसके बाद जो है मून के बाद बस यहाँ तक कि इस नंबर का आपका लेना देना है, उसके बाद इसको भूल जाइए। इसके बाद आपको मून के बाद के प्लैनेट देखना है। मून के बाद कौन से प्लैनेट है, जुपिटर एंड राहु। और जुपिटर एंड राहु के बाद कितने खाने खाली है, 1 2 3 4 एंड 5, और मैंने 5 खाने खाली करके छठे में केतु लिखा है। ठीक है, क्योंकि छठे में यहाँ पे मून से यहाँ पे केतु आया। अब इसके बाद केतु के बाद नेक्स्ट खाना खाली है
हमने भी केतु के बाद नेक्स्ट खाना खाली रखा है। और खाने खाली के बाद आपके यहाँ पे दिख रहा है सन, मरकरी एंड वीनस। तो हमने भी खाली खाने के बाद, खाली हाउस के बाद नेक्स्ट लिखा है सन, मरकरी एंड, हाँ जी किरण जी ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको चंद्र कुंडली क्रिएट करनी है। अब आपका वास्तु यहाँ से शुरू होगा। मैम नेक्स्ट शीट पे चलिए। तो मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि इस एग्जाम्पल चार्ट में हम लोग क्या लेंगे कि इनके अगर हॉरोस्कोप में मैच करें हम दिशाओं को, आपने अपना सेम ऐसे ही मैच करना है। सेम अपना जो चार्ट बनाना है वास्तु के लिए वो सेम ऐसे ही बनाना है कि आपको फर्स्ट हाउस में लिखनी है ईस्ट। यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट हाउस, उसकी डायरेक्शन लिखी है ईस्ट और वो है ब्लैंक। सेकंड हाउस है नॉर्थ वेस्ट और उसमें प्लैनेट कौन से हैं, सन, मरकरी एंड वीनस। थर्ड हाउस साउथ में इसके सैटर्न एंड मार्स, यहाँ पे मरकरी लिखा है, मार्स है। फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट का ब्लैंक है इनका। फिफ्थ हाउस में मून है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर एंड राहु है। सेवेंथ हाउस इज ब्लैंक, एट्थ इज ब्लैंक, नाइन्थ इज ब्लैंक और इसके बाद सारे हाउसेस ब्लैंक। तो इनके घरों में ज्यादातर ये वाली दिशाओं में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपने अपना चार्ट को बना ले, ठीक है जी। अब आगे चले मैम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हर हाउस में तकरीबन 9 से 10 घरों में शनि को अवॉइड करने को बोला है, राहु को अवॉइड करने को बोला है और केतु। आप लोग, मुझे पता है कई लोग जो है एलिमेंट्री जो वास्तु है आजकल बहुत फेमस है, जिसके रिजल्ट मैंने तो नहीं देखे अभी तक ज्यादा, वो लोग जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल प्लैनेट्स को देखिए, उनके ऑब्जेक्ट्स को देखिए और अपनी लाइफ में आने वाली ट्रबल्स को देखिए। आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स क्रिएट करते हैं वो ज्यादातर जो है ये 3 प्लैनेट्स। शनि के लाल किताब में 2 एजेंट्स बताए गए हैं, वो है राहु एंड केतु। तो शनि की अपनी जहां भी बैठा होता है ना शनि आपकी कुंडली में, वहां पे आप राहु केतु को भी मान सकते, क्योंकि शनि को लाल किताब में एक सांप की तरह बोला गया, एक सांप बोला गया जिसका मुंह जो है वो राहु है और जिसकी टेल जो है वो केतु। तो इट मीन्स कि ये तीनों प्लैनेट कहीं ना कहीं बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। इन तीनों को अलग समझने की गलती मत करिए। केतु को स्पिरिचुअल प्लैनेट लेते हैं, लेकिन वो तब लेते हैं जब ये किसी अच्छे प्लैनेट के साथ जुड़ा हो, वरना केतु चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है, केतु सूर्य को भी ग्रहण लगाता है। इवन कि जुपिटर के साथ इसको बहुत अच्छा मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको गुरु भी नहीं मिलने देता आसानी से। तो इन लाल किताब में मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये सारी की सारी रेड बुक के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। प्लीज उसको कहीं पे भी मिक्स मत करिए, क्योंकि जो मेरी आदत है, मैं कभी मुझे वैदिक भी आता है, मुझे और भी बहुत सारी स्टडीज आती, लेकिन आपने देखा होगा एक भी शब्द मैं किसी और चीज का यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना पसंद करती, बिकॉज कि जिन्होंने ये बुक लिखी है उनकी बहुत बड़ी मेहनत और उनकी जिंदगी का एक समझ लो कि हिस्सा है रहा है ये। तो हमें किसी की ना जो स्टडी है उसमें ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज। जो खिचड़ी पकाते हैं ना, तो वो खिचड़ी ही बनती है, उनकी जिंदगी में कुछ क्लैरिटी नहीं नजर आती कि चावल कहाँ है, कौन सी दाल डली है, कैसे रंग की दाल डली है, कुछ समझ नहीं आएगा। सैटर्न इज द बाउंड्री ऑफ आवर हाउस, ठीक है। तो शनि जिस दिन भी आप कोई घर खरीदते हैं और स्पेशली जिस दिन आप कोई घर बनाते हैं और अपनी बाउंड्री 4 दीवारी जब खड़ी करते हैं, उस दिन से ही आपका शनि एक्टिव हो जाता है। आपका शनि 10वें घर में है तो प्रोफेशन में हो सकता है दिक्कत आ जाए। आपका शनि 4थे में है, हो सकता है फैमिली में बहुत बड़ी ट्रबल आ जाए, मदर को लेकर आ जाए। सैटर्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना है वास्तु।
जो मैंने बहुत ज्यादा घरों में जब कंसल्टेशन देती हूँ तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में धमाल क्या हुआ, कब हुआ, जब उन्होंने घर बनाया। तो स्पेशली जो लोग घर बनाते हैं फाउंडेशन से, जो हमारी फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे 9th हाउस से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बोला, जब हम नींव खोदते हैं तो हमारा 9th हाउस भी एक्टिव होता है। और अगर आपके 9th हाउस में कहीं मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो फाउंडेशन आपके भाग्य को ही उखाड़ के फेंके। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि घर बनाने से पहले एक बार आप राय जरूर लीजिए कि आपको किस टाइम पे कितने घर जो है बनाना चाहिए। क्या आप इस लायक हो भी कि घर बना पाए? ये ना हो कि घर तो बन जाए लेकिन आपका सब कुछ चला जाए। यही होता है ज्यादातर लोगों को। मैंने देखा कि घर बनते बनते लोग घर में एंट्री ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही उन लोगों के साथ बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। तो सैटर्न को एक्टिव समझिए जब आप घर खरीदते हैं या फिर आप घर बनाते हैं। इन तीनों के साथ ही चलकर, इन तीनों की मिली भगत है, इन तीनों का अच्छा होना आपकी जिंदगी में आपको एक अच्छा घर देते हैं। राहु जो है आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का ससुराल हो, राहु को आप उससे देखते हैं। जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के यहाँ भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच होने का डर है जब आपका सैटर्न नेगेटिव होता है। केतु आपकी अपनी औलाद है। यहाँ पे लाल किताब में केतु को लड़के के साथ जोड़ा गया है। कई लोगों के घरों में मैंने देखा कि घर बनाया और बच्चों के साथ, बच्चों की हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ पंगा जरूर हुआ। तीसरा सैटर्न खुद है कि जब आप घर बनाते हैं बड़ी खुशी से बनाते हैं, क्योंकि मैंने कल जैसे बोला कि एक ऐसा सपना जो सभी देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन आपको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे केसेस आप आज के बाद देखेंगे कि जिन लोगों ने भी घर बनाए हैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी दशाओं के अंतर्गत, तो बहुत ही कम परसेंट लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। ज्यादातर लोगों का प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं, इन सबकी रेमेडीज होती हैं। आपको सिर्फ इतना सीखना है इस वर्कशॉप में कि आपको किस एज में, या आपके क्लाइंट्स जो हैं आपको उनको क्या एडवाइस करना है, किस एज में उनको घर बनाना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों प्लैनेट्स को आपने बहुत अच्छे से लेकर चलना है। दूसरी चीज, सैटर्न आपकी बाउंड्री बताई है मैंने, तो राहु आपकी छत है। ठीक है, और आपके घर का जो फर्श है वो केतु है। तो अब आप बताइए कि तीनों ग्रहों की इंपॉर्टेंस हुई या नहीं हुई आपके लाइफ। भूमि को हम मंगल से लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भूमि अकेली कुछ नहीं करेगी। वो कहीं पड़ा है, लैंड पड़ा है, वो कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसके ऊपर एक नींव नहीं खोदेंगे, दीवार नहीं बनाएंगे, छत नहीं डालेंगे, उसके बाद फर्श नहीं डालेंगे। तो करना क्या है आपको इन तीनों प्लैनेट्स को, सबसे पहले आज मैंने जैसे बताया अभी और आगे भी बताने वाली हूँ कि किस हाउस में, हालांकि मैं बता चुकी हूँ कि कहाँ पे राहु जो है वो खराब होता है, कहाँ पे ठीक होता है, वहां पे आप इनका काम कर सकते हो। ठीक है, वहां पे प्लेसमेंट रख सकते हैं। बट चलो अगर नहीं है किसी की पॉसिबिलिटी की हम नहीं रख सकते इन चीजों को हम लोग, तो इनकी बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जिनसे आप शांति कर सकते हो। जब भी रेनोवेट करो घर तो उनको रेमेडीज को हम आगे शेयर करेंगे। ठीक है मैम, अगली स्लाइड कर दीजिए। तो मैंने अपनी तरफ से आपको यही समझाना था कि सैटर्न को अकेले मत समझने की गलती करिए, ये आपके लिए जो है बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। कल की क्लास है 5 से 7 बजे तक। फिर आप लोग आज का एक होमवर्क चेक करेंगे सभी, सिर्फ इतना सा होमवर्क है कि आप लोग अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हैं जो, प्लीज चेक करिए कि जब से उन्होंने मकान बनाया उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सिर्फ इतना सा आपको चेक करना है। अगर आप ये चेक कर पाए तो आगे आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग कंसल्टेशंस लेते हैं और जिसके कारण हम अपनी जिंदगी में भुगतान करते हैं बहुत सारा,
यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी हॉरोस्कोप में 12 घर है, तो 12 घर जो 12 हाउसेस है, कहीं ना कहीं शनि तो बैठा ही है, किसी ना किसी हाउस में तो होगा, और उस हाउस में बैठकर आपको वो आपके घर के लिए क्या परमिशन दे रहा है वो आपको देखना है। और क्या आपको मकान बनाने के बाद या रेनोवेशन करवाने के बाद, टॉयलेट बनाने के बाद, फर्श चेंज करवाने के बाद, कोई भी घर में एक्टिविटी जो है, घर में तोड़फोड़ करने के बाद क्या चेंजेस आए, आप लोग नोट करिए ये चीज, तब ये चीज सीखने का फायदा है। तो फर्स्ट हाउस में सबसे पहले सैटर्न नीच का है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो समझ लीजिए, फर्स्ट हाउस में सैटर्न नीच का होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से मंगल का घर भी है और उसके पिता सूर्य का भी घर है। तो यहाँ पे सैटर्न अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। फर्स्ट हाउस में जिनके भी सैटर्न है वो किसी प्लैनेट के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सैटर्न 4 प्लैनेट के साथ है, सैटर्न 1 प्लैनेट है, अकेला बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैटर्न है फर्स्ट हाउस में तो दैट्स ओके, कहानी खत्म। आपको करना क्या है, घर कब बनाना है। फर्स्ट हाउस सैटर्न वालों को घर तब बनाना चाहिए जब उसके 7th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो। आपके 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो आपको अवॉइड करना चाहिए अपने नाम पे घर बनाना, वरना आप जैसे घर बनाएंगे तो आप चेक करिए उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आपको आई हैं। सेकंड हाउस में सैटर्न जब होता है तो इनको बोला जाता है आप जल्दी से जल्दी अपना घर बना लीजिए, बिकॉज सैटर्न यहाँ पे बैठकर, क्योंकि उसके एजेंट्स हैं 2 राहु और केतु, वो कब बिगाड़ डाल दे, वो कब यहाँ पे आपको नुकसान कर दे, आपकी बैंकिंग, आपकी फैमिली, आपका कुटुंब। कुटुंब में क्या आता है, सेकंड हाउस कुटुंब का है ना, तो कुटुंब में क्या आता है, आपके चाचे ताए एवरीथिंग, जितने भी आपके 50-100 रिलेटिव्स हैं वो सारे हम सैटर्न से सेकंड हाउस से। तो वहां पे सैटर्न जो है आपको जल्दी से जल्दी मकान बनाने के लिए बोलता है और कहता है जितनी जल्दी, चाहे छोटा सा ही बने, और जैसे ही आप घर बना लेंगे तो और बड़ा भी बन जाएगा जल्दी। लेकिन इन लोगों को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी घर बना लेना चाहिए, और ज्यादातर मैंने देखा अपने कंसल्टेशंस में कि इन लोगों ने घर जल्दी बनाया ही होता है। इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में अपने घर खरीद लिए होते हैं या बनाए होते हैं। थर्ड हाउस में सैटर्न होता है, तो थर्ड हाउस में सैटर्न मंगल के घर में है, तो यहाँ पे रेमेडी जो है वो ये एक तरह की रेमेडीज भी हैं जो आपको बताई जा रही है ना, ये एक तरह की रेमेडीज भी हैं और प्रिकॉशंस भी हैं। तो इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो, तो एक तरह से आपकी लाइफ टाइम प्रिकॉशन है और रेमेडी। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में जिनके भी सैटर्न है उन लोगों को बोला जाता है कि आपको घर बनाने से पहले 2 कुत्तों को पालना है अपने घर में, तब आप घर बनाना शुरू कीजिए। ठीक है। फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो इन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अपना घर। यहाँ पे फोर्थ हाउस में सैटर्न को बताया गया पानी में बैठा हुआ सांप, या यहाँ पे बताया गया कि एक ऐसा पापी ग्रह या ऐसा एक नेगेटिव प्लैनेट जो माँ की शरण में है और जो यहाँ पे कसम खा के बैठता है कि मुझे कुछ भी गलत नहीं करना। कब तक नहीं करना? जब तक आप मुझे यहाँ से भगाएंगे नहीं। तो एक सांप को अगर लाठी मारेंगे आप तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको बर्बाद करके डंक मार के ही छोड़ेगा। तो फिर वहां पे सांप को स्टेबल रहने दीजिए, बैठा रहने दीजिए। आपको घर बनाना है जिसका भी फोर्थ हाउस है तो किसी अनदर नाम पे बना सकते। यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं चलेगा कि इसका कर दे उसका कर दे, नहीं मतलब नहीं। आपको चांस लेना है, आप लेके देख लीजिए, फिर आप देख लेना भी क्या आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न है
तो ऐसे लोगों को बोला जाता है आप एटलीस्ट 48 ईयर्स तक अवॉइड करिए, ठीक है। 48 के ईयर के बाद आप रेगुलर डोनेशन करेंगे, किसकी? सैटर्न की चीजों की। सैटर्न की चीजों की डोनेशन क्या होती है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ साथ साथ, कि आपको लोहे का सामान मजदूरों को देना है। हार्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, जो इन हाथों से काम करने वाले होते हैं, 10 उंगलियों से काम करने वाले होते हैं, हथेलियों से काम करने वाले हार्ड वर्कर, जिनके हाथ आपको काले दिखे, मतलब जैसे कहते हैं ना हार्ड होते हैं उनके हाथ भी जैसे पत्थर जैसे, उन लोगों को आपको लोहे का सामान देना है। या आप काली उड़द दे सकते हो, ब्लैक होलसम जो दाल होती है वो दे सकते हो, आप आयरन अंगीठी दे सकते हो लोहे की, आप जो चिमटा टोंक बोलते हैं आई थिंक उसको, वो दे सकते हो आयरन का। तो रेगुलर आप देते रहेंगे, उसके बाद आप जो है 40 इयर्स के बाद मकान बना सकते हैं। 6th हाउस में आपका सैटर्न है, तो आपको ये जहां पे अवॉइड करने को बोला गया है वहां पे आपका उस पर्टिकुलर एज तक एक नुकसान ना हो, इसीलिए अवॉइड करने को बोला गया है। और कई जगह पे परमानेंट नुकसान होगा, इसलिए वहां पे मना ही किया गया कि आपको नहीं करना। 6th हाउस में आपको 36 से लेकर 39 के बीच में आपको इन 3 सालों में घर बना लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इन 3 सालों में आप घर नहीं बना सकते तो अवॉइड करिए। 7th हाउस में आपका है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि बहुत सारे घर बने बनाए मिलते हैं। इन लोगों को मना नहीं किया जाता घर बनाने को, इनको ऑलरेडी इनको बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, इनको ज्यादातर घर बने बनाए मिल ही जाते। लेकिन शर्त यह है कि अगर इनको बनाना है अपनी आप से, इनका शौक है कि भाई मेरे को तो बड़ा घर बनाना है, इस तरीके से बनाना है, होता है ना शौक अपना अपना, तो आप कोशिश कीजिए जो आपकी कोई पुश्तैनी दहलीज हो, दहलीज इन द सेंस की जो फर्स्ट चौखट जो आपकी एंट्रेंस होती है ना, मान लीजिए कि किसी के गांव का मकान है और उसमें एक पुरानी चौखट लगी होगी, चौखट राहु की होती है, तो वो चौरस जो होती है जहां से हम एंट्री करते हैं, तो आपके कहीं पुराने पुश्तैनी अगर है, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर है आप उसको सेफ रखिए, ये आपका परमानेंट है, आप उसको सेफ रखेंगे। नेटल चार्ट से भी देखेंगे, चंद्र से भी देखेंगे मैम, स्पेशली चंद्र से ही देखेंगे, और उसके बाद आपको दहलीज वो संभाल के रखेंगे। जितना टाइम तो आपके पास इतने घर होंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 8वें घर का शनि है, तो लिखा गया कि राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में बेनिफिक पोजीशन पे है तो घर बना सकते हैं। तो राहु और केतु की बेनिफिक पोजीशन क्या है? राहु 2nd हाउस में हो या राहु 3rd हाउस में, तो आप घर बना सकते हो। सैटर्न आपका 8th हाउस का है, अगर सैटर्न राहु ही बैठ गया 8th में तो नहीं बना सकते, तो राहु के साथ बैठकर वो मैलिफिक हो जाता है। तो 3rd हाउस में स्पेशली किसी का राहु आ जाए, 2nd में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4th में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये जो सैटर्न की रेमेडीज बताई जा रही हैं वो करनी है, और एक स्पेशल रेमेडी है वो मैं बताऊंगी कि जो बना चुके हैं अब उनका क्या करें, उनका भी तो इलाज करना है ना। तो ये सैटर्न की रेमेडीज जिनको भी घर बनाने के बाद दिक्कत आई है ना, वो सैटर्न की रेमेडीज जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए सैटरडे, और ये आपको कंटिन्यूस करते ही रहना है एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल। तो वो जो ग्रह आपने जगा लिए हैं राहु केतु शनि, वो धीरे 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 शांत हो जाए। रेमेडीज की चिंता मत कीजिए। हाँ, केतु का बेनिफिक हाउस 9th हाउस हो गया, केतु 12th हाउस में भी ठीक होगा, राहु नॉर्थ में यानी 6th हाउस में हो तब भी ठीक है, ठीक है। 2, 3 और 6 इनमें राहु है तो चल सकता है। इनके बिल्कुल ऑपोजिट केतु है ना, तो वो भी वहां पे बेनिफिक ही होता है, जहां पे राहु बेनिफिक होता है उसके ऑपोजिट केतु भी बेनिफिक ही होता है। इसके बाद 9th हाउस में बिल्कुल भी घर बनाने की परमिशन नहीं दी गई। जिनके भी सैटर्न 9th हाउस में है, इन लोगों को घर बनाना है अगर, तो
इनको अव्वल तो अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलती, ठीक है, और इनको घर बनाने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ती। इन लोगों को घर बनाना है तो एटलीस्ट 3 से ज्यादा घर ना बनाएं। जब भी ये तीसरा घर खड़ा करेंगे, इन लोगों के पास होते हैं 3 घर ज्यादा। लाइफ में ये तकरीबन 3 घर के आसपास बनाते ही हैं जिनका सैटर्न 9th का हो। तो इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि 3 से ज्यादा ना बने, तो बना सकते हैं। 10th हाउस में है तो अब आप सोचेंगे कि 10th हाउस में तो शनि अपने घर का है, तो वहां पे उनको बोला गया कि घर या तो बनाए ना अपना, या फिर बनाएंगे तो 55 साल से लेकर 55 से लेकर 60 एज के बीच। अब ये 50 और 60 एज क्यों बोली गई? क्योंकि इस एज के आसपास आप रिटायर होने वाले हो, इस एज के आसपास आपका कर्मास जो है वो बंद होने वाला होता है। आपको उस टाइम सैटर्न आपका प्रोफेशन छोड़वाए ना छुड़वाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो इतना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम 4th हाउस वाली कंडीशन लग रही है कि क्यों बोला कि घर अवॉइड ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी मौजूदगी किसकी होगी? 3 प्लैनेट्स की, राहु केतु शनि। अब आप ये देखिए कि ये आपके कर्मों का स्थान है, आपकी फाउंडेशन है आपके वर्क प्लेस की, आपकी दुनियावी जो आपका लेन देन का जो जगह है, आपका जो प्रोफेशन का, ऑफिस का, या समझ लीजिए जितने भी कर्माज आपके, आप सिर्फ प्रोफेशन को मत लीजिए, आप हर तरह के कर्माज लीजिए, तो उनकी ये फाउंडेशन है 10th हाउस। वो फाउंडेशन में अपने घर में हर कोई राजा होता है। अब आप वहां पे उसको क्या बोलोगे कि आप यहाँ से हटो, मेरे को तो यहाँ पे घर बनाना। वैसे भी सैटर्न कहाँ पे रहता है आप बताइए? शनि यानी सांप कहाँ रहता है? सांप रहता है जमीन के अंदर। और वो जो होती है ना, एक आपने सांप रहने की बाम्बी बोलते हैं हम लोग, मैंने तो यही वर्ड सुना है, आपने भी देखा होगा गाँव में कि वो जो ऊंची ऊंची मिट्टी की ऐसी ऐसी खड़ी वो बनी होती है, उनमें सांप ज्यादातर रहते हैं। तो अगर आप किसी सांप की वो तोड़ देंगे तो क्या वो बख्शेगा आपको? नहीं बख्शेगा। वो आपका काम धंधा बंद करा देगा, आपकी जो बाहर की दुनिया है ना, जहाँ पे आप काम के लिए निकले हो, वो सारा बंद हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए 10th जिनका शनि है उन्होंने काम घर बनाया होगा, उसके बाद प्रोफेशन जो अच्छा वाला चल रहा था, अपनी तरफ से तो शनि अच्छा समझ के हम लोग मकान बना रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन ये नहीं पता उसके पीछे ये जो लॉजिक्स पेश किए गए हैं ये सिर्फ लाल किताब में है और कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको अवॉइड करना चाहिए किसी और के नाम पे, स्पाउस के बना दीजिए, मदर के बना दीजिए, किसी के भी बना दीजिए, लेकिन आप अवॉइड करिए, आपका वो घर आपको ले नुकसान कर देगा। हम बात करेंगे अभी, सब्र करिए किरण जी। 11th हाउस जो है उसमें भी बोला गया कि आपको तकरीबन 55 के बाद बनाना चाहिए, और स्पेशली आपको साउथ फेस नहीं लेना है 11th शनि वालों के लिए। साउथ फेस मकान कभी भी इनको फेस नहीं लेना, वरना जो डाउनफॉल है जिंदगी का शुरू हो जाएगा। 12th हाउस में है तो सैटर्न को बोला गया कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जब मर्जी घर बनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो ये जो कुछ प्रिकॉशन समझ लीजिए, इनको रेमेडी समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, वो जो है आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो दिक्कत आएगी। सेकंड, आप लोग एक होमवर्क मैंने जैसे आपको दिया है, प्लीज अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों से चेक करिए कि जब से उन्होंने घर बनाया, किस एज में घर बनाया, तो उनको कैसी प्रॉब्लम्स आई। इससे आप पक्के हो जाओगे कि आपको ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये किसी ऑथेंटिक नॉलेज के थ्रू बताई जा रही है, कोई ऐसे ही उठा के नहीं दी। उसके बाद एक चीज आपको और देखनी चाहिए कि किस प्रकार के घर होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मिथ है, वो क्या है कि कॉर्नर का प्लॉट, एल शेप का प्लॉट लेना चाहिए।
बट अकॉर्डिंग टू लाल किताब कॉर्नर का प्लॉट सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। जो कॉर्नर का प्लॉट होता है उसमें अगर 3 कोने बन रहे हैं, 3 दिशाएं उसको टच कर रही, वो मकान जो है वो केतु का गिना जाए। और केतु क्या है? केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो हेडलेस है। ऐसे घरों में बड़ी आपको हैरानी होगी सुनकर, ऐसे घरों में लोग ज्यादातर अकेले पाए जाते हैं, चाहे रिच से रिच पर्सन ही क्यों ना हो। कॉर्नर के प्लॉट्स में ज्यादातर आपको वो पर्सन अकेला या मियां बीबी अकेले मिलेंगे, चाहे वो किसी भी वजह से बच्चे दूर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विदेश पढ़ने गए हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपको कॉर्नर वाले प्लॉट्स में ये दिखेगी। मैंने तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो मैंने ऐड ऑन की हैं बीच में कि वहां पे सिर्फ कॉर्नर का क्यों बोला गया। जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जो मैं आपको बोल रही हूँ आप भी ऑब्जर्व करिए, इसको सीखिए, तब आपको और मजा आएगा। तो इसका मतलब कॉर्नर के घरों में लोग अकेले रह जाते हैं। तो बिना सिर का प्लैनेट है, उसका आप 3 वाला ले रहे हो, तो इसका मतलब जैसे केतु का सर नहीं है ना, वैसे आप भी एक तरह से हेडलेस होकर ही रह जाओ। तो ये जो मिथ है, मैं अपने कभी भी क्लाइंट्स को कभी एडवाइस नहीं करती कि आप जो है कॉर्नर का प्लॉट, मैं उनको कहती हूँ 2 साइड का ले लो, 1 साइड का ओपन अच्छा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चारों साइड से ओपन है वो ले लो, लेकिन आप 3 कोने वाला मकान कभी, अगर आपको फैमिली के साथ रहना है। सेकंड जो मकान है वो आपको ये देखना चाहिए कि जिस भी मकान की आड़ी तिरछी शेप हो, जिसमें 13 कोने 13 कोने कम से कम निकल रहे हों, ठीक है। कई आपने मकान देखे होंगे बड़े अनइवन से शेप वाले होते हैं, जिसमें तकरीबन 13 कोने जो है वो बने होते हैं, वो भी अवॉइड करना चाहिए, ये भी खतरनाक होता है, इसमें भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे प्लॉट्स को कभी नहीं यूज करना चाहिए। 8 कॉर्नर वाले भी प्लॉट जो हैं, 8 कॉर्नर्स कैसे बनेंगे? आप कहेंगे कि नॉर्मली तो 4 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स कैसे हुए? तो वो भी एक अनइवन शेप ही होती है, आप अगर चेक करेंगे तो वो भी एक अनइवन शेप है, लेकिन अगर उसके 8 कॉर्नर्स है अनइवन की, एक इधर को कोना जा रहा है, उधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है, टोटल 8 बन रहे हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद कई प्लॉट्स जो है वो आप सोचेंगे इतने कोने वाले प्लॉट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो बड़े बड़े लैंड्स होते हैं वहां पे ऐसे कोने आपको मिलेंगे। तो अगर आपको मान लीजिए कोई बड़ा प्रोफेशनल मिल गया कि भाई मेरा तो इतना बड़ा प्लॉट है, इसको आप बताइए वास्तु के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो आप सबसे पहले जब मैप बनवाओगे, नेचुरल है बड़ी पार्टी आएगी तो मैप तो बनवाओगे आप, तो जब आप उसके कॉर्नर चेक कर लीजिए, अगर इस तरीके के हैं तो वो अवॉइड करने को बोलिए कि ये जो प्लॉट है आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। इसके बाद 5 कॉर्नर्स भी अवॉइड करने चाहिए, इसी प्लॉट के 5 कॉर्नर्स निकल रहे हैं। तो ये जो शेप्स है, ये वो शेप्स बताई गई हैं लाल किताब में स्पेशली, जो बिल्कुल भी आपके घर के लिए सूट नहीं करेंगी, और अगर किसी का है तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा बोला गया कि लैंड विच हाई इन सेंटर ऑफर्स वेरी बैड रिजल्ट अनइवन शेप। जो लैंड बीच में से उठा हुआ हो, कैसे उठा हुआ हो कि मान लीजिए कि ये लैंड है और ये इस तरीके से ऊपर को उठा हुआ है, यानी कि इसकी एक तरह से इस तरह की शेप, चाहे वो थोड़ा सा उठा हो और उसकी ढलान जा रही है इधर को भी और उसकी ढलान जा रही है इधर, ये भी प्लॉट्स इस तरीके के नहीं लेने चाहिए। अगर है तो उसको इवन कर दीजिए पहले, फिर यूज करिए उसको, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने घर की सराउंडिंग्स भी देखनी चाहिए। आप जब घर बनाने लगते हो तो कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। वो क्या है? क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बताती हैं कि आपका जो है अब राइज होने वाला है या फिर आपका फॉल होने वाला है। आपका अगर कुंडली में किसी के भी सैटर्न जिन हाउसेस में मैंने खराब बताया है, अगर उन लोगों को
जैसे मान लीजिए कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, किसी का फिफ्थ हाउस में है, इसी तरीके से और जहां भी मैंने बताया। अगर आपके घर के पास गंदा नाला बहता है तो आपको तरक्की मिलने में बहुत परेशानी है। शनि आपको ईस्ट दिशा में मिले ना मिले, लेकिन घर के पास गंदा नाला जरूर मिल जाएगा। वो आपको ये बताएगा कि भाई जिंदगी में गंदगी तो रहेगी। ये जो सराउंडिंग्स होती है, मान लीजिए कि घर के पास शमशान घाट है, घर के बिल्कुल साथ वाला ही गुरुद्वारा है या मंदिर है या रिलीजियस प्लेस है, घर के बिल्कुल साथ ही मार्केट है, कुछ बहुत स्पेशल चीज है आपके पास। नॉर्मली तो छोटी मोटी मार्केट्स होती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल आपको अगर दिखता है तो वो आपकी कुंडली से ही जुड़ा हुआ है। आपको शमशान घाट के पास रिलीजियस प्लेस से बहुत नियर बाय, जैसे साथ की वॉल ही हो गई, या फिर बिल्कुल सामने टक्कर पे ही मंदिर के सामने गुरुद्वारे या किसी के सामने बिल्कुल टक्कर का घर हो जाए, तो इनको बेनिफिशियल मत समझिए। आपकी सराउंडिंग्स आपको बताएंगी कि आप जिंदगी में कितना कहाँ पे पहुंचने वाले हैं। मान लीजिए कि आपका घर है और आपके घर के आसपास सारा इंडस्ट्रियल एरिया, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया, ये जो लॉजिक किताब में बताए गए कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है। मान लीजिए आपका घर एक इंडस्ट्रियल एरिया में है जिसके चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो लगी हुई हैं, यूनिट्स लगी, तो वहां पे ऑरा कैसा होगा, किस प्लैनेट की डोमिनेंस होगी वहां पे सर। जिस चीज की वो फैक्ट्रियां लगी हैं, यानी सबसे पहले तो मशीनरी लगी है, तो सैटर्न की तो नेचुरल होगी, तो बहुत ज्यादा सैटर्न की डोमिनेंस में हम नहीं रह पाए, आपको परेशानी आएगी, आप हमेशा स्ट्रक फील करेंगे, आप चाह के भी निकल नहीं पाएंगे वहां से। तो आपकी सराउंडिंग्स जो है वो, जैसे कि हमारे घर के बिल्कुल सामने पार्क है, ज्यादातर कई घरों के आसपास होती है, तो अगर आपके, जैसे मैंने जिस हाउस में भी बुध का जैसे बोला कि थर्ड हाउस में आप बुध की चीजें हटा दीजिए, ग्रीन कलर की चीजें हटा दीजिए। अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आपके साउथ में पार्क है, तो एटलीस्ट आप पार्क तो नहीं हटा सकते, अपने घर से ग्रीन प्लांट्स तो हटा सकते हैं, अपने घर से उस साइड की एंट्री एटलीस्ट आपको वो लुक ना करे, आपको दिखे ना, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। हर जगह पे तो नहीं घर हम ले जा सकते इधर से उधर उठा उठा के, तो आपको इसमें ये हेल्प हो जाएगी कि आपको चीज खराब क्या